Hello students, welcome to online class. This is class 10th. My name is Sanju Srivastav. We are studying here history, chapter number 1. Uh, the name of chapter is The Rise of Nationalism in Europe. And today we will discuss about the topic that is the age of revolution. Okay, the age of revolution. So अभी तक हम लोगों ने जो भी कहानी जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी चीज आपने यहाँ पर देखा है, पूरी ओवरऑल स्टोरी आपको समझ में आई होगी जो है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को जब आप बुक्स को अच्छी तरह से थ्रूली इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसे बार बार समझिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर इसके बाद भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था। तो स्टोरी को जो है आपको समझने का एक जो तरीका है वो आप पहले तो पूरी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी, जब तक आपको समझ में ना आ जाए उसे अच्छी तरह से पढ़िए। उसे अपने पॉइंट्स बनाइए, अपने वर्ड्स में आप उससे पॉइंट्स बना सकते हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद जो है आप उसको लर्न करने का, अपने माइंड में उसे रखने की कोशिश करिए कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे कैसे स्टोरी गई, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक फ्रेमवर्क जो आपके माइंड में सेटअप रहेगा तो फिर आपको स्टोरी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हालांकि ये सब सारी चीज़ें जो है यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है अगर फेस भी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था वो 1830 से लेकर के 1848 तक का टाइम था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दिए गए हैं, जरा टाइमलाइन को पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से पता हो गया है क्योंकि आपने पिछले 9th में भी आपने पढ़ा है और मैंने बीच बीच में इस स्टोरी को रिकॉल भी मैं कराता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद देखिए क्या आता है। 1789 के बाद देखिए नेपोलियन बोनापार्ट टुक ओवर। नेपोलियन बोनापार्ट ने, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है क्या किया, शासन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। शासन को अपने हाथ में कब लिया इन्होंने, 1804 में, 1804 में इन्होंने जो है पावर को अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने उस पीरियड में जो है बहुत कुछ सुधार किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स किया, ब्यूरोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट लाया, ठीक है। फिर मेजरमेंट एंड वेट में जो है बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किए। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो इनका टेरिटरी एक्सपेंशन का जो पॉलिसी था वो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में जो है एक ऐसा एक्साइटमेंट मतलब क्रिएट कर दिया था। और ये फ्रांस के लिए उस समय बहुत ही अच्छा समय था कि वो पूरी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और इन्होंने कुछ ऐसे जो सुधार किए उसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ठीक है। और कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। तो ये सब था नेपोलियन के बारे में जो कहानी, कि नेपोलियन को कुछ लोग यूरोप में अच्छा भी मानते थे और कुछ इन्हें जो है इनसे हैट भी करते थे, ठीक है। और हैट करने के कारण ही आपने देखा कि बैटल ऑफ वाटरलू में इनकी हार हुई, ठीक है। हार जाने के बाद नेपोलियन के हारने के बाद देखिए फिर किसका शासन आता है, ये कंजर्वेटिव्स का शासन आता है। कंजर्वेटिव टुक ओवर 1815 पर। 1815 में फिर कंजर्वेटिव्स आके कैप्चर कर लेते हैं शासन को पूरी तरह से। अब कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पुराने विचारधाराओं को और पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो अपनाना चाहते थे, ठीक है। अब इन लोगों ने जैसे पहले लुइस 16 में चलता था सारी सिस्टम वैसा ही नहीं अपनाना चाहते हैं। इन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस लाया उस चेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हुए पुराने सिस्टम को इन्होंने अपनाया कंजर्वेटिज्म ने, ठीक है। कंजर्वेटिव्स ने जो है उस सिस्टम को अपनाया, यानी मोनार्की सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर लिया। किसने, कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है। यानी कि फिर से राजा का शासन स्टार्ट हो गया। इसमें जो है लुइस फिलिप जो वहाँ के किंग बने,
लुइस 16 के बाद लुइस 16 को मार दिया गया था, उसके बाद रिवोल्ट हुआ, सारा चीज़ सब कुछ खत्म हुआ। फिर पूरी कहानी जो है बीच में आता है, रेन ऑफ टेरर, जैकोबिन क्लब वगैरह, डायरेक्टरी, और फिर ये सब आते हैं फिर, ठीक है। नेपोलियन का पार्ट आता है, नेपोलियन भी के बाद जो है कंजर्वेटिव आते हैं, तो कंजर्वेटिव ने फिर से उसे जो है रिस्टोर कर लिया मोनार्की सिस्टम को। अब देखिए कंजर्वेटिव्स का जो समय होता है वो होता है एरा, उनका एरा कब तक चलता है, 1815 से लेके 1830 तक का जो टाइम होता है, ठीक है। 1830 तक जो है ये कंजर्वेटिव्स का टाइम चलता है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशन भी होते हैं। देखिए कंजर्वेटिव्स जब आए तो इन्होंने कुछ सोसाइटी में अपने रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए, जैसे सेंसरशिप का रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, और इन्होंने थोड़े उस पर जो है पब्लिक पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जो पब्लिक को पसंद नहीं आता था। पब्लिक जो है, सिटीजन जो है वही चीज चाहती थी, डेमोक्रेसी लाना चाहती थी, ठीक है, डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। उन्हें याद था कि एक बार किसी समय में पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और वो रेवोल्यूशन से जो है कितना कुछ सुधार आया था, वो वही चीज को बार बार रिकॉल कर रही थी, ठीक है। और वो चाहती थी वो सिस्टम फिर से आ जाए, और कंजर्वेटिव सिस्टम जो है पूरी तरह से, ये जो सिस्टम चल रहा है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो रेवोल्यूशन हुआ 1830 से लेके 1845 तक। रेवोल्यूशन यानी इस तरह के जो स्ट्राइक्स वगैरह और सब है जो चलता रहा, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशन लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब जो रेवोल्यूशन जो लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहे थे नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट। अब लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट वो लोग होते थे जैसे कि जो लोग थर्ड क्लास यानी कि थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे, वो गरीब लोग होते थे, उसी से वहीं से नेशनल लिबरल नेशनलिस्ट लोग भी निकल करके आए। और उसके बाद में कुछ कंजर्वेटिव्स भी थे जो लिबरल नेशनलिज्म को जो है फॉलो कर रहे थे। यानी कि अब ये लोगों ये चाह रहे थे कि अब कंजर्वेटिव सिस्टम को भी खत्म किया जाए, एक नया सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सिस्टम जो है लाया जाए, ठीक है। तो यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग लाने, अब नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के पीछे इनका क्या कारण था, ठीक है। थर्ड स्टेट के लोग या मिडिल क्लास पीपल अगर इस चीज को आवाज उठाते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट अगर थर्ड क्लास पीपल अगर इसको आवाज उठाते हैं नए सिस्टम को लाने की, तब तो समझ में आता है। लेकिन कंजर्वेटिव्स ये आवाज क्यों उठा रहे हैं, कंजर्वेटिव्स को उठाने के पीछे क्या कारण था। देखिए जैसे जैसे समाज जो है जागरूक हो रहा था, ठीक है, उनके अंदर जो है जागरूकता बढ़ रही थी, ठीक है। तो इन लोगों ने ये चीज़ फील किया कि हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो जगह जगह पे जो टेरिटरीज हैं, जो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसको एक यूनाइट होना चाहिए। जब यूनाइट होगा तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक बड़े पार्ट में हमारी ही हुकूमत चलेगी, किसकी चलेगी, कंजर्वेटिव्स की चलेगी, यानी कि मोनार्की सिस्टम्स का जो है चलेगा। तो एक बड़े पार्ट में फुल पावर जो है रहेगा, और ये एक परमानेंट सिस्टम जो है स्टेब्लिश होगा। तो ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक इस चीज को जो है, जब तक इस चीज को जो है लिबरल आइडियाज जब तक नहीं आएंगे, जब तक इसे यूनाइटेड नहीं किया जाएगा, जब तक इसे नेशन स्टेट नहीं बनाया जाएगा। और नेशन स्टेट तो वो तभी बनेगा जब लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है आएगी। तो नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने अब उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों ने जो है यूनिटी पर, लिबर्टी पर, इक्वलिटी पर जोर देना शुरू किया, और नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने के लिए जो है पूरी कोशिश होने लगी, ठीक है। तो ये था इसमें यहाँ पर टॉपिक में, ठीक है। फिर इस तरह से इस काम को करने के लिए, नेशनल फीलिंग को जगाने में, जनता में, सिटीजन्स में नेशनल फीलिंग क्रिएट करने के लिए बहुत सारे स्लोगन्स गाए जाते थे। स्लोगन होता था पोस्टर्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू एंड पोइट्री के थ्रू, ठीक है। पेंटर्स, राइटर्स, सब लोग अपने अपने तरीके से जो है लोगों को जो है नेशनलिज्म का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे थे, और नेशनलिज्म क्रिएट करने की जो है देश में कोशिश कर रहे थे, यानी देश प्रेम की भावना जागृत करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार करते चल रहे थे, ठीक है। अब देखिए फ्रांस जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था इन सब चीज़ों के लिए, रिवोल्ट के लिए, ठीक है। तो फ्रांस में जो कुछ भी होता था, फ्रांस में अगर कोई चीज़ हो रहा है तो फिर वो पूरे यूरोप में फैल जाता था, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा सेंटर था कि सब कुछ फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में जो है फैल जाता है। यहाँ की एक फेमस जो एक राजकुमार थे, ड्यूक मैटरनिक का रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने देश को जो है अपने आगे बढ़ाने में, या इस रिवोल्यूशन में जो है इसको, ठीक है, बनाने में।
तो ये सब सारी चीज़ें थी। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से करके नेशनलिज्म्स की फीलिंग्स को जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और कंजर्वेटिव लोगों के भी आइडियाज़ अब नेशनलिस्ट के आइडियाज से जो है मैच कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है लोग जो है कहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का explanation. So I hope you all have understood this very well. So thank you very much. We will meet you next day. Most welcome. Thank you.